हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा लेक्चर है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, फिलर का, ये फिलर का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द स्टार्टअप स्केल्ड सो रैपिडली दैट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कुड डैश कीप पेस। क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि स्टार्टअप इतनी तेजी से बढ़ा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर उसको संभाल नहीं पा रहा था। मतलब यही निकल रहा है। ठीक है, क्या आना चाहिए? बेयरली, मेयरली, स्कार्सली, ऑल बट। कुड है, यहां पे वर्ब लगी हुई है, आना क्या चाहिए? एडवर्ब आना चाहिए, इसीलिए सारे एडवर्ब है। बेयरली मतलब कि मुश्किल से ही वो पेस बना रख पा रही है। ठीक है, एक तो निगेटिव सेंस आ रहा है और बेयरली हम निगेटिव सेंस में यूज करते हैं, तो ये काफी हद तक हो सकता है। मेयरली, मेयरली मतलब सिर्फ पेस बनाए रखना। मतलब यहां पे ये नहीं कि मुश्किल से नहीं आ रहा है, सिर्फ पेस बनाए रखना, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। स्कार्सली भी निगेटिव होता है और इसका मतलब होता है कि काफी मतलब मुश्किल से, इसका ही मतलब होता है। मगर स्कार्सली हम लोग ना यूज नहीं करते हैं। कभी आप देखोगे नहीं कि स्कार्सली की पेस कहीं पे लिखा हो। मतलब जो जनरली हम यूज करते हैं वो बेयरली यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे एग्जामिनर ये चाहता है कि आप एकदम एग्जैक्ट नहीं, मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करो। अब स्कार्सली यहाँ पे ग्रामेटिकली गलत नहीं है, मगर यूज नहीं होता है, जनरली यूज नहीं होता है सेंटेंसेस के साथ, इसलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। ऑल बट का मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है। ऑल बट का मतलब होता है ऑलमोस्ट कंप्लीटली। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट आंसर क्या है हमारा? बेयरली। रेयर दो द फिनोमिना इज इट कैन अकर डैश प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशंस। कह रहा है कि ऐसा फिनोमिना जो है वो काफी रेयर है, मगर अगर वो बहुत ही ज्यादा ड्रॉट कंडीशन में रहा होगा तो ऐसा हो सकता है। टूवर्ड्स प्रीपोजिशन तो डायरेक्शन के लिए होती है, तो ये तो नहीं लगाएंगे। अमिड मतलब कोई ऐसी कोई चीज हो रही हो जिसके बीच में, जैसे अगर मैं बोलूं शी फेल्ट काम अमिड द नॉइज, मतलब इतनी ज्यादा आवाज के बीच, शोरों के बीच वो काफी काम थी, मतलब चीजें हो रही थी और वो भी वो काम कर रही थी साथ में। या फिर जैसे द टाउन सिट्स अमिड जेंटल हिल्स, है ना। तो मतलब कोई चीज साथ साथ में चीजें हो रही हैं, तो अमिड का प्रयोग हो सकता है। वैसे अमिड प्रोलॉन्ग ड्रॉट कंडीशन, ऐसा ऐसा फिनोमेना हो सकता है कि जब बहुत ही ज्यादा ड्रॉट कंडीशन हो। ठीक है, अमंग तो यूज करोगे नहीं, बिटवीन अमंग तो पता ही होगा। अंडर, अंडर प्रोलॉन्ग कंडीशन। अब देखो क्या होता है ना कि ज्यादातर नॉर्मली हम लोग अगर कोई कंडीशन आ रही है, कोई कंडीशन आ रही है ना, तो हम अंडर का यूज करते हैं, अंडर प्रोलॉन्ग डॉट कंडीशंस। अमिड का क्या है? मतलब कोई चीज बीच में हो रही हो, साथ ही साथ बीच में हो रही हो। ठीक है, मगर अंडर जब भी कंडीशंस चीजें होती हैं कि ऐसा होता, ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, तो हम अंडर का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए डी यहां पे ज्यादा करेक्ट है। वाइल द प्रपोजल अपियर्ड प्रैग्मेटिक ऑन पेपर। अब प्रैग्मेटिक तो याद हो जाना चाहिए, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल चीजें जो स्वाभाविक हो। कह रहा है कि एक ऐसा प्रपोजल जो कि पेपर में काफी प्रैक्टिकल दिख रहा था, मतलब कि हाँ हो जाएगा, चीजें बड़ी आसान है, ऐसा लग रहा था। इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मगर उसको लागू करना, प्रूव, उसने ये प्रूव किया दैट कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड। मतलब उसको लागू करना, उस जो भी पेपर में था प्रपोजल जो था, वो काफी ज्यादा जटिल था जितना वो समझ रहे थे उससे। क्या होना चाहिए? इट्स लेस कॉम्प्लिकेटेड, लेस तो नहीं होगा, सबको समझ में आ गया होगा। मोर कॉम्प्लिकेटेड, सबको लग रहा होगा। मच, चलो ठीक है मान लेते हैं ये भी होगा। रादर, रादर का यूज करेंगे यहां पर हम लोग? नहीं, रादर कंपैरेटिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता, तो इसको भी हम नहीं यूज करेंगे। अब मोर यूज करेंगे कि मच यूज करेंगे? अब देखो यहां पे कंपैरेटिव स्ट्रक्चर क्या है? मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन यूज करते हैं। ठीक है, मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। अब ये कॉम्प्लिकेटेड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। यहां पे क्या आना चाहिए? और ये देखो देन लगा हुआ है, तो मोर लगा देंगे यहां पे। मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सपेक्टेड, और देन लगा हुआ है तो दिख रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हम मोर का प्रयोग करेंगे यहां पर। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। So delicate that the negotiation that a single leak could derail them। कह रहा है कि वो जो नेगोशिएशन या फिर एक तरीके से बातचीत हो रही थी वो इतने डेलिकेट थे या फिर इतने ज्यादा सेंसिटिव थे
कि अगर एक भी बात कोई लीक हो जाती तो सारी चीजें खराब हो जाती। क्या आना चाहिए? सो डेलिकेट द नेगोशिएशन दैट अ सिंगल लीक कुड से हमें पता चला कि यहां पे ये जो है वो पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। आर इज तो गए, वर लगाएं कि वॉज लगाएं। देखो, सो डेलिकेट द निगोशिएशन, एक तरीके से यहां पे इनवर्जन यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सारी वर्ब दिख रही है, ठीक है, और सब्जेक्ट से पहले आ रही है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रही है, तो ये क्या है? इनवर्जन है। इन्वर्जन क्यों यूज करते हैं? इन्फेसिस डालने के लिए, है ना, चीजों को इन्फेसिस डालने के लिए इसके लिए यूज करते हैं। अब क्या लगाएंगे? वॉल लगाएंगे, वर लगाएंगे। अब एक कंफ्यूजन क्या है कि यहां पे जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना, निगोशिएशंस है, निगोशिएशन तो है नहीं, तो हमें परफेक्टली तो वर यूज करना चाहिए, मगर ऑफिशियल आंसर की में, अब मुझे पता नहीं कि उन्होंने उसको रेक्टिफाई किया है कि नहीं, वॉज दिया हुआ था, वॉज दिया हुआ था। तो अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि क्या एग्जामिनर ने ये सोचा कि जो निगोशिएशंस हो रहे थे वो एक आइडिया है, एक आइडिया है, सिंगुलर आइडिया, तो इसलिए वॉज का प्रयोग कर दिया, या फिर निगोशिएशंस जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट ही है, वो आंसर की में गड़बड़ था, ठीक है, ये भी हम मान सकते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, अब कहीं पे कोई ऐसा दिया तो है नहीं कि ये एक सिंगल आइडिया, तो हम वर ही मानेंगे इसको। मगर फिर भी एक बार चेक कर लेना क्या उसको अपडेट किया है एसएससी ने इस आंसर, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, एक बार मैंने ये देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो वॉज दिया हुआ है ऑफिशियल आंसर की, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की, मगर मेरा दिमाग ये कहता है कि यहां पे ये नेगोशिएशंस है, इसकी वजह से वर जो है वो ज्यादा करेक्ट होगा। हर इंटरप्रिटेशन वॉज डैश देन इंसाइटफुल, इट बॉर्डर्ड ऑन द रेवलेटरी। कह रहे कि जो उसकी व्याख्या थी वो काफी ज्यादा थी, मतलब काफी डीप थी, कि इतनी ज्यादा डीप थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई रहस्यमय चीज का पर्दा फाश कर देगी, मतलब कोई ऐसी चीज बता देगी जिसके बारे में लोगों को पहले नहीं पता था। क्या होना चाहिए? हर इंटरप्रिटेशन वॉज लेस देन इंसाइटफुल, मीनिंग निकल रहा है? नहीं। मोर देन निकल रहा है, अदर देन इंसाइटफुल नहीं, रादर देन इंसाइटफुल, तो बेस्ट तो बी लग रहा है, मगर होगा क्यों ये सोचना है। देखो, अदर तो हो गया दूसरों से, रादर हो गया कुछ हद तक, तो इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, और कंपैरिजन डिग्री है तो मोर और देन का पेयर होता है, ठीक है, तो यहां से भी ये लग रहा है कि मोर देन ही यूज होना चाहिए, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। द रिफॉर्म्स, कह रहा है जो रिफॉर्म्स थे, while ostensibly motivated by economic exigencies, कह रहा है कि ये इसलिए लाए गए थे एक तरीके से ऊपर ऊपर दिखाने के लिए कि जो आर्थिक मजबूरियां हैं उसकी वजह से ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। ऑस्टेंसिबली मतलब ऊपर ऊपर से दिखावटी चीज, जो चीज होती है, बोलते नहीं ऑस्टेंटेशियस, मतलब जो आडंबरपूर्ण होता है, जो चीजों को बहुत ज्यादा दिखाता है। वर इन एफेक्ट ऑफ व्हील्ड अटेम्प्ट, एक तरीके से ये एक छुपा हुआ अटेम्प्ट था टू डैश डिसेंड अंडर द गाइस ऑफ ऑस्टेरिटी, कि वो लोगों की जो विद्रोह की आवाज है उसको दबा सकें, ये बताते हुए कि ये जो रिफॉर्म्स वो लेके आए हैं वो खर्चों की कटौती के लिए लेके आए, खर्चों को कम करने के लिए लेके आए, ठीक है। टू डिसेंड मतलब एक तरीके से विद्रोह की आवाज को दबाया जा सके, तो हम क्या यूज करेंगे? क्वेल, स्वेल, रिपेट, इम्प्यून। अब टू लगा हुआ है, इन्फिनिटिव फ्रेज है, वर्ब की बेस फॉर्म आनी चाहिए, सारी ही वर्ब है। क्वेल मतलब होता है किसी चीज को दबा देना, तो ये मीनिंग आ रहा है, विद्रोह की आवाज को दबा देना। स्वेल मतलब होता है कि बड़ा कर देना, तो ये भी नहीं होगा। रिबेट का मतलब होता है कि आप किसी ने कोई आर्गुमेंट किया, आपने उसका काउंटर किया, ठीक है, तो ये भी नहीं है। इम्प्यून मतलब होता है किसी के ऊपर डाउट करना या फिर किसी की रेपुटेशन के ऊपर अटैक करना, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट क्या है हमारा? ए है, अ व्हील्ड अटेम्प्ट टू कर्ल डिसेंट अंडर द गाइस ऑफ ऑस्टेरिटी। ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फील्ड वर्क डैश फुल्ली ग्रैब्स द डायलेक्ट्स नुएंसेस, कह रहा है कि 10 सालों के फील्ड वर्क के बाद वो जो है, वो जो स्थानीय भाषा जो डायलेक्ट होती है ना, जो एक तरीके से वर्डिंग होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके हल्के हल्के अंतर को, नुएंसेस को, हल्के हल्के अंतर को समझ पाई, मतलब जब उसने 10 साल काम कर लिया। शी हैड फुल्ली ग्रैप्स, डिड शी, हैड शी डिड, क्या आना चाहिए बताओ? देखो,
पहली बात तो सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? ओनली से। जब भी सेंटेंस ओनली से स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे ओनली आफ्टर, ओनली, ओनली देन, या फिर ओनली व्हेन, या फिर ओनली, ओनली लेटर, ठीक है, हमेशा समझ लो इसके बाद इन्वर्जन आ रहा है। क्या आ रहा है? इन्वर्जन आ रहा है। 100% इन्वर्जन आ रहा है, ठीक है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले होगी। ओनली आफ्टर अ डिकेड ऑफ फायर वर्क शी हैड, अब देखो यहां पे फुल्ली है, ग्रैब्स है, ग्रैब्स क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है। तो यहां पर शी हैड ग्रैब्स होना चाहिए था। मान लो अगर दिमाग में आता कि इन्वर्जन नहीं है, शी हैड ग्रैब्स होना चाहिए था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये अपने आप ऑप्शन गलत होता वहां पर। डिड शी, अच्छा चारों ऑप्शन देखो जो ये हैं ये पास्ट टेंस के हैं, ठीक है, तो डिड, डू, डज, डिड हो, उसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो डिड शी वाला ऑप्शन तो पक्का बी या डी में कोई होता, और ये वाला भी गलत हो जाता, ये वाला भी गलत हो जाता। अब अगर इतना पता होता कि ये इन्वर्जन का सेंटेंस है, तो आप शी डिड ना लगाते और डिड शी ही लगाते, ठीक है, तो बी हमारा यहां पे क्या है? करेक्ट आंसर है। The professor's remarks were so dense with jargon that they bordered on, कह रहा है कि प्रोफेसर्स की जो बातें थी वो इतनी ज्यादा जार्गन से भरी थी। जार्गन ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वर्ड होते हैं जो कि उस फील्ड से रिलेटेड होते हैं। मान लो आपसे इकोनॉमिक्स से कुछ ऐसे वर्ड बोले जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, है ना, या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, साइंस के कुछ ऐसे वर्ड बोले जा रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो कह रहा है वो इतना जार्गन यूज कर रहा था कि एक तरीके से उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ पे ऑन लगा हुआ है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हमको नाउन चाहिए, ठीक है, तो अब देख लेते हैं कौन कौन सा नाउन है। ओपेसिटी एक तो नाउन है। ओपैक, ओपैक मतलब समझते ही हो गए, ट्रांसपेरेंट, ओपैक है ना, जो चीज क्लियर ना हो, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। ओपकस, ओपकस का मतलब होता है कि यूजलेस एक तरीके से, ये भी एडजेक्टिव है। ओपलेसेंट, जो चीज साफ सुथरी ना दिखाई दे रही हो, है ना, बहुत ज्यादा धुंधली या मिल्की टाइप की दिख रही हो, तो ये भी एडजेक्टिव है। अब बता दो क्या होना चाहिए आंसर। ओपेसिटी का मतलब होता है जो चीज क्लियर ना हो, ये सब भी उसी से रिलेटेड थे, मगर यहां पे हमको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए थी, इसलिए हम ए पे करेक्ट आंसर लगाते, ओपेसिटी। अब ये कुछ कहेगा सर ये कैसे आप पता होगी पार्ट ऑफ स्पीच, पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी। वैसे भी आई टी वाई था, अगर वैसे मैं बताता रहता हूँ बीच बीच में, आई टी वाई लगा हुआ है तो ये नाउन ही है, ठीक है। यहाँ पे यूएस, ई एन टी, यू ई, ये सब ज्यादातर एडजेक्टिव के फॉर्म होते हैं, तो अगर ना भी पता होता डायरेक्टली तो मैं आई टी वाई देखकर ये यहाँ पे टिक लगाता। इसको क्यों? क्योंकि मुझे पक्का पता था कि ओपेसिटी नाउन है और ऑन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ए ही करेक्ट आंसर होगा। हर रिब्यूटल, एक तरीके से उसने जो जवाब दिया था, ठीक है, उसने जो खंडन किया था, दो एलिक्वेंट, काफी बढ़िया बोला था उसने, अपना जवाब काफी अच्छा बोला था। फेल टू, उसके बावजूद ही फेल हो गया, डैश द सेंट्रल इशू रेज बाय द अपोजिशन, जो अपोजिशन ने मेन क्वेश्चन या मेन टॉपिक उठाया था उसको उसको एक तरीके से बताने में फेल हो गया, जो भी उसने आंसर दिया था। क्या होना चाहिए? फेल टू एड्रेस, टू लगा हुआ है, वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है, टू है। फेल टू एड्रेस, किस चीज में फेल्ड हुआ? इस चीज में फेल्ड हुआ। फेल टू क्या? एड्रेस, डिग्रेस, सरकमवेंट, इल्यूड। एड्रेस का मतलब होता है कि वही चीज की वो उस टॉपिक को एड्रेस करने में विफल रहा, तो हो सकता है। डिग्रेस मतलब टॉपिक से हट जाना, तो ये तो मीनिंग ही नहीं आएगा। सरकमवेंट मतलब करता है बाईपास करना, तो ये भी नहीं होगा। इल्यूड का मतलब होता है बचना, तो ये भी नहीं होगा। तो बेस्ट क्या हमारा? एड्रेस। फेल टू एड्रेस द सेंट्रल इशू रेज बाय द अपोजिशन। The analyst found the correlation to be dash marginal to influence policy. एनालिस्ट ने ये पाया कि जो कोरिलेशन था वो इतना ज्यादा मार्जिनल था कि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता था, प्रभाव नहीं डाल सकता था। क्या होना चाहिए? टू वेरी सो एज, टू बी एज मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। अब एज या वेरी में तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि कभी हम इस तरीके का यूज नहीं करते। हम या तो टू का यूज करते हैं या तो सो का यूज करते हैं। जैसे कि टू मार्जिनल टू मतलब इतना ज्यादा मार्जिनल है कि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, या फिर सो मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस, इतना ज्यादा मार्जिनल है कि इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो क्या चीज लेके आए? अगर हम सो का यूज करते हैं तो किस तरीके से लिखना चाहिए था? अगर हम सो का यूज करते तो हमको ऐसे लिखना चाहिए था, सो मार्जिनल, कुछ तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं कि दैट इट फेल्ड
दैट इट फेल टू इन्फ्लुएंस, तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये सही हो जाता इस तरीके से अगर लिखते हैं। तो यहाँ पे सो का यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे हम यूज करेंगे टू मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस। एक तरीके का स्ट्रक्चर होता है, नहीं याद करना तो इस तरीके से समझ लो कि टू के पास प्लस एडजेक्टिव होगा प्लस टू इन्फिनिटिव फ्रेज होगा एक तरीके से। ठीक है, इन्फिनिटिव वर्ब की बेस फॉर्म लगी होगी, तो टू प्लस एडजेक्टिव टू प्लस इन्फिनिटिव फ्रेज। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, टू मार्जिनल टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी। हर आर्गुमेंट वॉज कंपेलिंग, उसका जो तर्क था वो काफी ज्यादा स्ट्रांग था। डैश इट वॉज बेस्ड ऑन आउटडेटेड डाटा, मगर उसका जो उसने जो डेटा ले रखा था जिसकी वजह से जो उसने तर्क दिया था उसमें वो काफी ज्यादा आउटडेटेड था। ठीक है, मतलब एक बात तो उसने पॉजिटिव बात करी और दूसरी यहाँ पे कंट्रास्ट डाल दिया, समझ में आया। अदरवाइज वरना इट वॉज बेस्ड ऑन आउटडेटेड डेटा, कुछ मतलब निकल रहा है नहीं। कन्वर्सली, कन्वर्सली मतलब उल्टा, तो ये भी मीनिंग नहीं आ रहा है। नेवरदलेस, नेवरदलेस मतलब कि एक तरीके से कटाक्ष बोल रहा है, डिस्पाइट दैट, फिर भी, तो ये हो सकता है। सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में, तो ये भी मीनिंग नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है हमारा, सी है कि हम नेवरदलेस का यूज करें जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज हो। यहाँ पे एक बार आर्गुमेंट जो है वो कंपेलिंग था मगर जो डेटा था वो क्या था, आउटडेटेड था, इसलिए हम यहाँ पे नेवरदलेस का यूज करेंगे। ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टर है, कंट्रास्ट कनेक्टर है, कंट्रास्ट कनेक्टर है, ये लिख सकते हैं हम इसको। जब दो बात कंट्रास्टिंग थी तो वहां पे हम लोगों ने नेवरदलेस का यूज किया। हैड इट नॉट बीन फॉर हर टाइमली इंटरवेंशन, अगर उसने टाइमली इंटरवेंशन ना किया होता, द डिस्कशन माइट वेल हैव डैश इनटू एन एक्रोमोनियस स्टेलमेट, तो जो वो डिस्कशन था वो एक तरीके से काफी ज्यादा लड़ाई में या फिर कड़वापन में चेंज हो जाता है। एक्रोमोनियस का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा उग्र व्यवहार, है ना, तो उस तरीके मतलब बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है अगर उसने टाइमली इंटरवेंशन ना किया होता। द डिस्कशन माइट वेल हैव, वेल हैव लिखा हुआ है, वेल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, इसीलिए सारी जो ऑप्शन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिख रहे हैं। वेल हैव इवॉल्व, इवॉल्व का मतलब होता है डेवलप होना, तो क्या यहाँ पे ये मीनिंग आ रही है, नहीं। डिवॉल्व, डिवॉल्व का मतलब होता है कि खराब हो जाना। वेल हैव डिवॉल्व इनटू एन एक्रोमोनियस स्टेटमेंट, मतलब जो डिस्कशन था वो एक तरीके से खराब होके स्पॉइल होके क्या बन जाता, एक एक्रोमोनियस डिस्कशन बन जाता ना, कड़वापन आ जाता उसमें, काफी झगड़े वाला बन जाता, तो ये मीनिंग आ रहा है। इमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना, तो ये मीनिंग नहीं है। वेल हैव इमर्ज इनटू एन, वेल हैव एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब का मतलब तो पता ही होगा, सोख लेना, एब्जॉर्ब करना, तो ये भी मीनिंग नहीं है। एक तरीके से स्पॉइल होना, स्पॉइल होना या फिर दोबारा बनना। वेल हैव डिवॉल्व, डिवॉल्व होना एक्रोमोनियस स्टेलमेट में, तो बी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ईच ऑफ द डेटा सेट्स, सारे डेटा सेट्स में से डैश बीन एनोमनाइज्ड बिफोर रिलीज, कह रहे हैं कि हम सारे डेटा बेट्स को एनोमनाइज कर देते हैं एक तरीके से, उससे जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, मान लो पेशेंट की, उसका नाम, उसकी जाति, उसकी कास्ट, वो किस देश से है, ये सब उसको हटा लेते हैं कि डॉक्टर को पता ना चले या फिर लोगों को पता ना चले। ठीक है, उसको बोलते हैं एनोमनाइज्ड। तो कह रहे हैं हम डेटा रिलीज करने पहले उसको एनोमनाइज कर देते हैं। बहुत बार बात की हम लोग ने, ईच के बाद अगर ऑफ द लगा हो प्लस प्लूरल नाउन लगी हो तो हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ईच जो है हमेशा वो सिंगुलर वर्ब लेता ही लेता है। ठीक है, तो ईच ऑफ द डेटा सेट्स हैज बीन होना चाहिए, तो आर वर नहीं होगा, हैव नहीं होगा, हैज बीन एनोमनाइज्ड बिफोर रिलीज। ठीक है, द क्यूरेटर ऑप्टेड डैश डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू प्रिजर्वेशन कंसर्न, जो क्यूरेटर था उसने ये तय किया कि वो आर्टिफैक्ट को, पुरानी कोई चीज होगी उसको वो डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि एक तरीके से उसको प्रिजर्व करने की चिंता सताई जा रही थी उसको। क्या होना चाहिए, अगेंस्ट, फॉर, ऑन, विद, स्टार्ट, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। द क्यूरेटर ऑप्टेड विद डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट, कोई मतलब नहीं निकल रहा है ना। द क्यूरेटर ऑप्टेड ऑन डिस्प्लेइंग, ऑन यूज करते हैं इस तरीके से, नहीं तो डेट और टाइम के साथ यूज करते हैं, प्लेस के साथ यूज करते हैं ना, ये नहीं होगा। ऑन द टेबल इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं। फॉर डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट, क्यूरेटर ने ये ऑप्ट किया कि वो आर्टिफैक्ट को डिस्प्ले करेगा, फॉर डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट, क्योंकि उसको चिंता थी उसकी प्रिजर्वेशन की, नहीं। अगेन उसने ऑप्ट क्या किया,
डिस्प्ले करना था उसके अगेंस्ट ऑप्ट किया द क्यूरेटर ऑप्टेड अगेंस्ट डिस्प्लेइंग द आर्टिफैक्ट ड्यू टू प्रिजर्वेशन कंसर्न। तो ये जो है वो एकदम परफेक्ट है। ठीक है, नाइदर द एडिटर नॉर द कंट्रीब्यूटर्स, ना ही एडिटर ना ही कंट्रीब्यूटर्स डैश विलिंग टू एक्सेप्ट, कि वो मानने को तैयार नहीं थे, द चेंजेस अनकंडीशनली, जो कि चेंजेस लाए जा रहे थे बिना किसी कंडीशन के साथ। क्या होना चाहिए? अब देखो नाइदर नॉर का पेयर है, चाहे आइदर और का हो, जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से वर्ब लगती है। पास वाला सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए। अब सर क्या लगा दें? प्रेजेंट लगा दें, पास्ट लगा दें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, ऑप्शन देख लो। जब तुमको यहाँ पे प्लूरल चाहिए तो तुमको आर दिख जाना चाहिए। आर ऑप्शन में है, नहीं है, इधर हटा दो। हैव बीन दिखना चाहिए था, मान लो हैव बीन दिखना चाहिए था, तो हैज बीन है तो हटा दो। वॉज वर, अब यहाँ पे नॉर द कंट्रीब्यूटर्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंजेस अनकंडीशनली, होना चाहिए वॉज, तो होगा नहीं, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।